पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची, रोशनियों का शहर, उम्मीदों का शहर। लेकिन इस शहर के सीने में एक ऐसा इलाका भी है जहां आज तक हवाओं में बारूद की महक और खौफ महसूस की जा सकती है। मैं बात कर रहा हूं लियारी की। और जब लियारी का नाम लिया जाता है तो जहन में सबसे पहले एक ही चेहरा उभर कर आता है, सरदार अब्दुर्रहमान बलोच का, जिसे पूरी दुनिया रहमान डकैत के नाम से जानती है। लोग कहते हैं कि लियारी में कानून, इंसाफ, सब कुछ रहमान होता था। वो एक ऐसा गैंगस्टर था जिसने पाकिस्तान की पॉलिटिक्स, इस्टेब्लिशमेंट और इंटरनेशनल अंडरवर्ल्ड तीनों को एक साथ हिलाकर रख दिया। मगर सवाल ये है, एक आम सा लड़का जो फुटबॉल खेलने के लिए शौकीन था, कैसे पाकिस्तान का सबसे बड़ा क्राइम लॉर्ड बन गया जिसने लियारी को पूरी तरह से बदल के रख दिया। चलिए आज के इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं रहमान डकैत को। लियारी में ये गैंग्स और क्राइम पाकिस्तान से भी पुराने हैं। 1947 से पहले भी लियारी में बहुत सारा क्राइम था और पाकिस्तान बनने के बाद तो शायद ये और भी बढ़ गया। लियारी की हिस्ट्री में क्राइम के अलावा स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स भी शामिल हैं। 1980s के दौरान लियारी में गुर्बत बहुत थी, लेकिन लोगों में गैरत और जुनून भी बहुत ज़्यादा था। रहमान इसी माहौल में पैदा हुआ और इसी माहौल में बड़ा हुआ। उसका बचपन उन तंग गलियों में गुजरा जहाँ पर नाइंसाफ़ी बहुत ज़्यादा थी और ताकतवर ही कानून होता था। शुरुआत में रहमान कोई बहुत बड़ा क्रिमिनल नहीं था, मगर कहते हैं जब निज़ाम आपको रास्ता नहीं देता तो इंसान अपना रास्ता खुद बनाना शुरू करता है। रहमान ने भी यही किया, लेकिन उसने जुर्म का रास्ता अपनाया। रहमान के हाथों में खून लगा महज 13 साल की उम्र में जब उसने अपने पड़ोसी को छुरी मार दी। रहमान वहाँ से फरार हो गया, लेकिन अभी तो उसकी क्राइम वाली ज़िंदगी की शुरुआत थी। उस वक्त लियारी पर हाजी लालू जैसे पुराने गैंगस्टर्स का राज होता था। ये लोग भत्ता लेते थे, जुल्म करते थे और लोगों को दबा कर रखते थे। रहमान ने इन पुराने डॉन्स के खिलाफ बगावत की। उसने अपना एक छोटा सा ग्रुप बनाया और उन लोगों को निशाना बनाना शुरू किया जो लियारी के अवाम को परेशान करते थे। यहीं से रहमान की रॉबिन हुड इमेज बनना शुरू हुई, एक ऐसा गैंगस्टर जो गरीबों के लिए लड़ता था। लेकिन असली गेम शुरू हुई लेट 1990s में, जब कराची बदलने लगा। इंडिया से भागा हुआ गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम कराची में सेटल हो चुका था। डी कंपनी के नेटवर्क्स धीरे धीरे पूरे शहर पर कब्जा जमा रहे थे। कराची पोर्ट, स्मगलिंग और अंडरवर्ल्ड, हर चीज़ पर उनकी नज़र थी। मगर रहमान डकैत वो शख्स था जिसने दाऊद के सामने झुकने से इनकार कर दिया। अंडरवर्ल्ड की हिस्ट्री में एक ऐसा वाक़या हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया। इस एक वाक़े ने रहमान को रातों रात इंटरनेशनल अंडरवर्ल्ड का हिस्सा बना दिया था। अब वो सिर्फ लियारी का गुंडा नहीं था, बल्कि एक ग्लोबल प्लेयर बन चुका था। रहमान की ताकत सिर्फ उसकी गन नहीं थी, बल्कि उसका दिमाग भी था। वो जानता था कि बदमाशी से सल्तनतें नहीं बनती, इसलिए उसने सियासत का सहारा लिया। लियारी हमेशा से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है। रहमान ने इसी सियासी ताकत को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया। उसने लियारी में वेलफेयर का काम शुरू किया, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, गरीबों की मदद, और उसने शादियों में खर्चे करना शुरू किए। लोग उसे प्यार से मामू बुलाते थे। लियारी के लोगों में रहमान कानून से ऊपर हो चुका था। जब पुलिस आती तो पूरा इलाका रहमान के लिए दीवार बन जाता। मगर रहमान डकैत के इस मसीहा वाले इमेज के पीछे एक बहुत बड़ी क्राइम एम्पायर चल रही थी। भत्ता, ड्रग्स, स्मगलिंग, मर्डर्स। कराची की इकोनॉमी पर रहमान डकैत एक ऐसा जाल बिछा चुका था जिसमें सब लोग फंस रहे थे। रहमान ने लियारी को एक नो गो जोन बना दिया था। पुलिस बिना सोचे समझे वहां पर कदम रखने से घबराती थी। रहमान डकैत की इजाज़त के बगैर लियारी में परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। वक्त के साथ साथ रहमान की ताकत बढ़ती गई, लेकिन साथ ही दुश्मन भी। वो सियासतदान जो कल तक वोट्स मांगने उसके दरवाजे पर आते थे, अब उससे डरने लगे थे। कहा जाता है कि रहमान डकैत के पास ऐसे ऐसे राज थे जो बड़ी बड़ी कुर्सियां गिरा सकता था। अंडरवर्ल्ड में भी दाऊद से दुश्मनी बरकरार थी। फिर वो वक्त आया जब एस्टेब्लिशमेंट ने फैसला किया, अब इस सल्तनत को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी था। कराची में एसएसपी चौधरी असलम का नाम इनकाउंटर स्पेशलिस्ट के नाम से उभर कर आने लगा। 10 अगस्त 2009, स्टील टाउन कराची। रास्ते पर सन्नाटा था जब रहमान डकैत और उसके 3 साथियों को पुलिस ने घेर लिया। अगली सुबह खबर आई
रहमान डकैत अपने 3 साथियों के साथ एक पुलिस इनकाउंटर में मारा जा चुका है। पुलिस ने इसे इनकाउंटर करार दिया, मगर लियारी की गलियों में आज भी लोग इसे सियासी कत्ल कहते हैं। रहमान के जनाजे में हजारों लोग शामिल थे। ये इस बात की जिंदा सबूत थी कि इस दुनिया के लिए वो भले ही एक डकैत था, मगर अपने लोगों के लिए वो एक मसीहा था। उसकी मौत के बाद लियारी को कोई सरदार बचा नहीं था। फिर आया उज़ैर बलोच और लियारी की गैंग वॉर्स और भी ज़्यादा खौफनाक हो गई। मगर जो करिश्मा रहमान का था वो किसी और के हिस्से में नहीं आया। रहमान डकैत भले ही अपने लोगों के लिए जैसा भी था, लेकिन उसके खिलाफ 98 केसेस थे, बहुत सारे मर्डर्स के थे। लेकिन हम सब जानते हैं इंसान जितना भी अच्छा हो, अगर उसने मर्डर किया है तो वो साफ साफ क्रिमिनल है। और ऐसा कहा जाता है कि रहमान डकैत ने अपनी माँ की भी जान ली थी। एक ऐसा शख्स जिसने दाऊद इब्राहिम को ललकारा, सियासतदानों को नचाया, आखिर एक गोली का निशाना बनकर मिट्टी में मिल गया। आज भी लियारी के दीवारों पर और लोगों के जहनों में रहमान डकैत जिंदा है। कराची ने उस जैसा गैंगस्टर दोबारा कभी नहीं देखा। क्या वो वाकई एक रॉबिन हुड था या सिर्फ एक शातिर मुजरिम जो लोगों की मजबूरी का फ़ायदा उठाता था, इसका फैसला हम नहीं कर सकते। लेकिन एक बात श्योर है कि वो एक क्रिमिनल था। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। Thank you.